गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर मैं आया हूँ और वो टॉपिक ऐसा है कि हम रोज सुबह से शाम तक खाना खाते हैं और जब हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। ये बात आप भी जानते हैं, प्लांट्स भी इसी तरह का एक प्रोसेस करते हैं, हम भी इसी तरह का करते हैं, एनिमल्स भी इसी तरह का करते हैं और हमारे आसपास जितने भी माइक्रोब्स हैं वो भी इसी तरह के प्रोसेस को ऑब्टेन करते हैं। तो क्या खाना खाने से एनर्जी मिलती है? नहीं, खाना खाने से हमारा पेट फिल होता है, उस जगह को कवर करता है, लेकिन एनर्जी किससे मिलती है? एनर्जी मिलती है हमने जो पार्टिकल्स खाए, हमने जो फूड पार्टिकल्स खाए, उनके अंदर जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिलती है। तो आज हमें दिमाग में एक बात बिठा लें कि खाना खाने से एनर्जी नहीं मिलती है। हाँ, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं, ऑब्वियसली आप कहेंगे सर खाना खाते तभी तो एनर्जी मिलती है, लेकिन हम ये कहें कि खाना खाने से ज्यादा जरूरी है उसका ऑक्सीडेशन होना। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है और उस टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन, है ना। तो बच्चों आज हम हेडिंग डालते हैं सबसे पहले एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रेस्पिरेशन। मैं ओवरव्यू करने वाला हूँ रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन किस तरह से होता है और क्या क्या इसमें देखने को मिलता है। तो रेस्पिरेशन का मतलब ये तो पहली बात समझ में आ चुकी है कि फूड का यहाँ पर क्या किया जाएगा, ऑक्सीडेशन किया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ वो क्या है, फूड का ऑक्सीडेशन करना। और फूड के ऑक्सीडेशन से होगा क्या, हमें एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी मिलने वाली है, एनर्जी रिलीज। और वही एनर्जी हम कई सारे हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर काम में लेते हैं। तो जो हमने खाना खाया है वो मैटर नहीं कर रहा है, मैटर क्या कर रहा है कि हमारा उस खाने का ऑक्सीडेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है, कहाँ पर एग्जीक्यूट होता है, हमारे अंदर ये कहाँ पर देखने को मिलता है, प्लांट्स के अंदर भी ये कहाँ पर देखने को मिलता है, इसको हम ओवरव्यू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये पूरा प्रोसेस जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से इनर मेम्ब्रेन की होती है, इनर मेम्ब्रेन की ये स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई है ये माइटोकॉन्ड्रिया की है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो भी हमने फूड इनटेक किया है, अगर मैं फूड की बात करूं, जो फूड हमने इनटेक किया है वो फूड किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, जो हमने खाना खाया तो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट सबसे प्राइमरी, फिर इसी तरह से प्रोटीन, इसी तरह से लिपिड्स, ये सारे के सारे जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हमने खाने के साथ में लिए। तो जब हमने फूड इनटेक किया है तो ये सारे कंपाउंड हमारे खाने के साथ में हमारे साथ पहुंचे। जो हमने निवाला लिया है, जो हमने दाल चावल रोटी जो भी सब्जी हमने खाया है, उनमें लगभग जो मेन कंटेंट है वो यही है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स प्रेजेंट है। अब होता क्या है उनका, यही जैसे मैं एक सबसे सिंपलर वे में बात करूं तो यही जो कार्बोहाइड्रेट है इसको सबसे पहले क्या किया जाएगा, जैसे सबसे पहले आप जानते हैं डाइजेस्ट होगा, खाना जो भी हमने खाया डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद में ये एसिमिलेट होगा और हमारी पूरी सभी सेल्स के पास में पहुंचा दिया जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। उसकी सिंपलर फॉर्म जो है उसका नाम आप वेल नोन अच्छे से जानते हैं, वो है ग्लूकोज। बच्चों आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर मान लो कोई पर्सन बीमार है ना, या हॉस्पिटलाइज है, तो उस पर ग्लूकोज का ड्रिप उसे चढ़ाया जाता है। अब आप समझ रहे होंगे ग्लूकोज का ड्रिप क्यों चढ़ाया जाता है, ताकि उसकी सेल्स को एनर्जी मिलती रहे, वो एटीपी को रिलीज करती रहे, और एटीपी के रिलीज से क्या होगा, उसकी हर एक सेल जल्दी से जल्दी हीलिंग प्रोसेस में या कहीं पे भी उसका इन्वॉल्वमेंट जहां पर होना चाहिए, उसके इम्यून सिस्टम को रिपेयर करने में होना चाहिए या उसकी सेल्स को जिंदा रखने में होना चाहिए, वहां पर उसका रोल होगा। तो वहीं पे जो सबसे प्राइमरी एनर्जी सोर्स है वो हमेशा कौन होगा, ग्लूकोज। तो दिमाग में डालेंगे एक बात, क्या डालेंगे कि ग्लूकोज अगर है तो ग्लूकोज सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, जो कि क्या करता है, हमारे जितने भी सिस्टम है सभी को एनर्जी, जितनी भी सेल्स हैं उनको एनर्जी देने का काम करता है, इंक्लूड इम्यून सेल्स, इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो अब ग्लूकोज का होगा क्या, तो ग्लूकोज को सबसे पहले क्या किया जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस में भेजा जाएगा। डिटेलिंग में यहाँ नहीं करने वाला हूँ, डिटेलिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो अपन देखेंगे, ये सिर्फ ओवरव्यू है। तो हम क्या करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस में से भेजेंगे। और ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है, 10 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें भेजने के बाद फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, याद रखना पड़ेगा आपको, पायरुविक एसिड। तो किसका फॉर्मेशन होगा, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो दिमाग में क्या बैठा, फूड जो हमने खाया है, फूड जो हमने खाया है उसमें प्राइमरी जो हमने खाया है वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट। और जो कार्बोहाइड्रेट हमने खाया है उसमें क्या है,
ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल पूरी बॉडी में हमारे चारों तरफ फैल चुके हैं ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। चाहे वो प्लांट हो, प्लांट में भी इसी तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्म नहीं, सुक्रोज या रेफिनोज अलग फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन ग्लूकोज इज द प्राइमरी सोर्स। फिर उस ग्लूकोज का क्या किया जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस। अब सवाल उठता है, सर ये ग्लाइकोलाइसिस होगा कहाँ? तो ग्लाइकोलाइसिस किया जाता है हर एक प्लांट के कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। हर एक एनिमल सेल की सेल के साइटोप्लाज्म में ये काम होगा। तो ये ग्लूकोज एक बार सेल के अंदर एंट्री कर गया तो सेल में एंट्री करने के बाद इसका ग्लाइकोलाइसिस होगा, और ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद पायरुविक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। देन आफ्टर ये पायरुविक एसिड कहाँ एंटर करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। तो इसकी एंट्री कहां पर होने वाली है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। तो एक बार अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में एंट्री कर गया तो इसके बाद यहां पर ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया बच्चों? नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स वाला रीजन हो गया। अगर एक बार ये एंट्री कर गया तो यहां पर जो एक साइकिल चलेगा जिसका नाम है टीसीए साइकिल। जैसा कि मैंने अभी बताया, ओवरव्यू बता रहा हूं मैं। तो पहले यहां पर क्या चलेगा? ग्लाइकोलाइसिस, और इसके अंदर क्या चलेगा? टीसीए साइकिल। और टीसीए साइकिल के एंड में हमें क्या मिलेगा? CO2 एंड H2O। हालांकि एक लिंक रिएक्शन भी यहाँ पर आती है, लेकिन ये सारी साइकिल, सारी की सारी साइकिल कहाँ चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। समझ में आया बच्चों? तो माइटोकॉन्ड्रिया एक वो जगह है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, हर जगह पढ़ा है। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं आज समझ में आया? क्योंकि सारा का सारा खेल, सारा का सारा गेम है ना, ये सारा कहाँ चला रही है? सेल माइटोकॉन्ड्रिया में चला रही है। तो खाने के पार्टिकल को बाहर थोड़ा बहुत पार्शियल ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू थोड़ा सा डिग्रेड करके ये 6 कार्बन कंपाउंड को 3 कार्बन कंपाउंड में डिग्रेड करके और इसको एंट्री कहाँ करवा दी? टीसीए साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है, इन माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर कई सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये क्या करता है? इन्हीं से एनर्जी रिलीज करवाता है, इसी से एनर्जी रिलीज होती है। तो फाइनली अगर अपन रिएक्शन देखें तो रिएक्शन किस तरह की होती है? रिएक्शन क्या है कि C6H12O6 के साथ अगर हम ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होता है, लेकिन मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो क्या बनेगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 अप्रॉक्स किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। यही एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू एटीपी फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। इसी तरह से हमारी बॉडी में करेंसी ऑफ सेल एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है। समझ में आया बच्चों? ये है इस रेस्पिरेशन का ओवरव्यू, जिसमें हम ये देखते हैं कि पूरा का पूरा जो हमने रेस्पिरेशन के अंदर जो भी हमने खाना खाया है या प्लांट ने बनाया है उसको किस तरह से कहां पर भेजा जाता है, और कहां पर भेजने के बाद एनर्जी जनरेट की जाती है, और फाइनल रिएक्शन जो है वो ये है। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा लगा मिलके आपसे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, फिर कुछ ऐसा एक है ना टॉपिक लेके आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, और एक ओवरव्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।